और बात करेंगे खबरों की। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज पद और गोपनीयता की शपथ ली। वे एमपी के 19वें मुख्यमंत्री बने हैं। समारोह भोपाल के मोहरी मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ। जगदीश देवरा और राजेंद्र शुक्ल ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ग्रहण की। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने सभी को शपथ दिलाई। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत 11 राज्यों के मुख्यमंत्री इस समारोह में शामिल हुए। और खबर फतेहपुर से है, जहां अवैध खनन और ओवरलोडिंग का खेल शुरू हुआ है। वहीं एनजीटी के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। बता दें कि पोकलैंड मशीनों से 20 से 25 फीट गहराई में मोरंग निकालकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वहीं अधिक गहराई में खनन होने से भूखंड में पानी निकल आया है। मशीनों के खनन से जल जीव मर रहे हैं। साथ ही मानकों की अनदेखी कर खनन करने की शिकायत एनजीटी से की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं मथुरा में वात्सल्य ग्राम में षष्ठी पूर्ति महोत्सव 30 से 31 दिसंबर और 1 जनवरी को आयोजित होगा, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई लोग शामिल हो सकते हैं। बता दें कि वात्सल्य मूर्ति साध्वी ऋतंभरा के भौतिक जीवन के 60 साल पूरा होने पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर 3 दिवसीय महायज्ञ का आयोजन होगा। इस आयोजन में अखाड़े के पूज्य महामंडलेश्वर संत वृंद शामिल होंगे। साथ ही राजनीतिक जगत की कई हस्तियां भी शिरकत करेंगे। और खबर मथुरा के वृंदावन से है, जहां ई रिक्शाओं पर क्यूआर कोड लगाया जाएगा। बता दें कि सेवाओं में सुव्यवस्था और अनुशासन तथा अवैध रूप से संचालित ई रिक्शा पर अंकुश लगाने के लिए क्यूआर कोड लगाया जाएगा। वहीं ई रिक्शा चालक समिति ने क्यूआर कोड स्टिकर वितरण समारोह का आयोजन किया। बता दें कि समारोह में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नगर, पुलिस अधीक्षक यातायात, क्षेत्र अधिकारी सदर, प्रभारी निरीक्षक यातायात मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि क्यूआर कोड के प्रोजेक्ट का विचार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे और क्षेत्राधिकारी श्री प्रवीण मलिक ने दिया था। बता दें कि क्यूआर स्टिकर को 3D बनाया गया है, जिससे कोई इसकी डुप्लीकेट कॉपी ना बना सके। बढ़ेंगे आगे। संभल में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। फैक्ट्री मैनेजर पर गोलियां बरसाकर दहशत फैलाने वाले 5000 के इनामी गुंडे फैक्ट्री मालिक को पुलिस ने पिस्टल समेत गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल चंदौसी कोतवाली के बिसौली गेट इलाके में कुछ दिनों पहले मामूली कहासुनी के बाद रंजिश में फैक्ट्री मालिक विष्णु अग्रवाल ने ताबड़तोड़ फैक्ट्री मैनेजर पर गोलियां बरसा दी, जिसमें फैक्ट्री मैनेजर गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 टीमें बनाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया गया है। भजनलाल शर्मा के हाथों में अब राज्य की सत्ता की कमान होगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक में भजनलाल शर्मा के नाम पर सर्वसम्मति से मुहर लगाई गई। वे सांगानेर विधानसभा सीट से विधायक हैं। इनके नाम का प्रस्ताव पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने रखा है। इसके साथ ही पार्टी ने तय किया है कि राजस्थान में 2 डिप्टी सीएम भी होंगे। इसके लिए प्रेमचंद भैरवा और दिया कुमारी के नाम पर मुहर लगी है। स्पीकर के लिए वासुदेव देवनानी का नाम तय किया गया है। तो कौन है भजनलाल शर्मा? तो ये ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और ब्राह्मण चेहरा जो है ये है। इसके अलावा बता दें कि ये भरतपुर के रहने वाले हैं, जो अब राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे। वहीं ब्राह्मण चेहरा में ये अहम माने जाते हैं। काफ़ी अच्छी पकड़ है इनकी।
पहली बार विधानसभा का चुनाव इन्होंने जीता है। फिलहाल ये जयपुर की सांगानेर सीट से जीत इन्होंने हासिल की है और अब मुख्यमंत्री के रूप में पार्टी की कमान संभालेंगे। पार्टी ने मौजूदा एमएलए का टिकट काटकर जो है इन्हें लड़ाया था और प्रदेश के महामंत्री के तौर पर भी इन्होंने काम किया है। आरएसएस एबीवीपी से लंबे समय से ये जुड़े रहे हैं और अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं भजनलाल शर्मा। वहीं अगर डिप्टी सीएम की बात कर लें तो दिया कुमारी का नाम जो है इसमें शामिल है। इसके अलावा 2 चेहरे हैं जिनमें प्रेमचंद बैरवा भी राजस्थान के नए डिप्टी सीएम होंगे। वहीं स्पीकर वासुदेव देवनानी राजस्थान विधानसभा के स्पीकर होंगे। और जिन्होंने नाम का प्रस्ताव किया, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी का भी धन्यवाद देता हूं और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे चुनाव के प्रभारी माननीय प्रहलाद जोशी जी, बहन विजय राठकर जी, हमारे संगठन के महामंत्री माननीय चंद्रशेखर जी और मैं मेरे साथ उप मुख्यमंत्री बहन दिया जी और प्रेमचंद जी बैरवा जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और स्पीकर के रूप में जिनका लंबा अनुभव है ऐसे वासुदेव जी देवनानी जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की ये जो टीम है, राजस्थान के जो सभी हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। मैं बहुत खुश हूँ। 3 बार के रहे महामंत्री, पूरा राजस्थान का दौरा किया हुआ अनुभवी व्यक्ति, सांगानेर जैसी सीट से जीत के आए। भरतपुर को लोहागढ़ कहते हैं, लोहागढ़ का व्यक्ति लोह पुरुष बन के राजस्थान को आगे बढ़ाएगा। हम उनके अगुवाई में पूरे प्रदेश में काम करें। के समर्थक कह रहे हैं कि हम डिसअपॉइंटेड हैं क्योंकि जो भजनलाल शर्मा उन्हें मैच्योर होने में टाइम लगेगा अभी। नहीं, देखो वसुंधरा जी ने प्रस्ताव रखा है। अब उनकी बात को जो उनका कोई समर्थक काट रहा है तो गलत बात है। प्रस्ताव वसुंधरा जी ने रखा और मैंने समर्थन किया, मेरे जैसे 3 लोगों ने और समर्थन कर दिया। के लिए काम करते हैं और अभी वो विधायक बने हैं। पार्टी ने उनके नाम को मुख्यमंत्री के रूप में और विधायक दल के नेता के रूप में नामित किया है। तो निश्चित रूप से कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। वो लंबे समय से संगठन का और पार्टी का काम कर रहे हैं। कई बार तो महीनों तक पार्टी के काम को लेकर अपने घर पर नहीं जा पाते थे। बहुत लंबे समय से वो प्रवास और पार्टी के व्याप को लेकर पूरा अपना एक तरह से विस्तारक के रूप में वो पार्टी का काम किया है। बहुत शानदार फैसला, बहुत जमीनी कार्यकर्ता को मौका मिले, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जो व्यक्ति जिसने गरीबी को अपने जीवन में अपने पास से देखा है, आम आदमी की जिंदगी जिया है और आम आदमी की दुख तकलीफों को जो समझता है उसको मौका मिलना बहुत बड़ी अच्छी बात है। मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं और भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान का सर्वांगीण विकास होगा, कानून व्यवस्था वापस बहाल होगी, पूरी उम्मीद है। संतुलन बहुत अच्छा है और सभी के सहयोग से और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल जी हैं, उनके साथ डिप्टी सीएम दिया जी हैं, बैरवा जी हैं और हमारे स्पीकर हैं देवनानी जी हैं, सबके साथ मिलकर उनके मार्गदर्शन पर और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर राजस्थान विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। बाहर के सपोर्टर कह रहे थे कि वसुंधरा राजे सपोर्टर कह रहे थे कि जो वो नाराज है वो लोग। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप लोग नई बातें मत बनाओ यार, कोई बात ही नहीं। आप लोग खुद बना देते हो और खुद ही अपने तरीके से आप चीजों को आगे बढ़ाते हो, गलत है। वहीं भजनलाल शर्मा के सीएम बनने की खुशी में उनके माता पिता ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। बहुत बढ़िया भगवान की मर्जी है भैया। राज बाबा की बंसीवारे की, बालाजी महाराज की भाई की मर्जी है। मतलब कभी आपने सोचा था क्या कभी ऐसा हो जाए? नहीं सोचा, छोटा तो बच्चा देखो। हाँ, छोटे काश्तकार को भगवान की मर्जी से काश्तकार को हमें नहीं, ये सब नहीं। आज सबने देखा है वो भगवान की मर्जी है, बालाजी महाराज की बंसीवारे की मर्जी। क्या नाम है भाई आपका? नहीं, कभी आपने सोचा था क्या कभी ऐसा? प्रदेश की जनता को कुछ कहना चाहोगे? जनता को, प्रदेश में हमारे सोच में भगवान बने।
और बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश में मोहन यादव की ताजपोशी के साथ ही बीजेपी के सरप्राइजिंग फैक्टर ने यूपी बिहार के राजनीतिक समीकरणों में भी सेंधमारी की शुरुआत कर दी है, जिसके बाद आने वाले 2024 के चुनाव में सपा सुप्रीमो अखिलेश और बिहार में तेजस्वी यादव के लिए राह मुश्किल होना तय माना जाता है। बीजेपी की माइक्रो इंजीनियरिंग का लक्ष्य तय है। देश के 44% ओबीसी वर्ग में एमपी से सटे यूपी बिहार में यादव वर्ग की मजबूत भागीदारी पर पार्टी का निशाना है। देखिए रिपोर्ट। फैसला मध्य प्रदेश का, मगर क्यों परेशान अखिलेश? बीजेपी के एक तीर से कई निशाने। अखिलेश खेमे में हड़कंप। यूपी में अखिलेश तो बिहार में तेजस्वी की बढ़ेंगी मुश्किलें। मोहन यादव को सीएम बनाकर बीजेपी ने साधे कई निशाने। बीजेपी आला कमान ने फैसला एमपी का लिया, मगर सियासी हलचल यूपी में महसूस हो रही है। क्या वाकई में मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री घोषित करके एक तीर से कई निशाने साधे गए हैं? मोदी और शाह की इस रणनीति का मकसद बिल्कुल साफ है। एमपी के साथ साथ बिहार और यूपी के यादव वोटरों को साधने के लिए मोहन यादव को सूबे की कमान सौंपने का फैसला हुआ और अब यही फैसला अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के लिए दिलों की धड़कनें बढ़ाने का काम कर रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के माइक्रो मैनेजमेंट में जुटी बीजेपी ने एक बार फिर अपनी रणनीति से सभी पॉलिटिकल पंडितों के गणित को धाराशाही कर दिया है। मोहन यादव को मुख्यमंत्री घोषित कर बीजेपी ने एक तरफ जहां यादव वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी करने की रणनीति बनाई है, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपने विस्तार का जो ख्वाब देख रही है, वो भी इसके जरिए धाराशाही होता हुआ नजर आ रहा। 2024 पर है बीजेपी का फोकस। दरअसल बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का पूरा फोकस अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर है। उत्तर भारत के कई राज्यों में जातिगत वोटर अहम भूमिका निभाते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मिली प्रचंड जीत को बीजेपी का आला कमान लोकसभा चुनाव में भी दोहराना चाहता है। इसीलिए पार्टी ने पहले छत्तीसगढ़ के सीएम के नाम को लेकर चौंकाया और फिर मध्य प्रदेश की कमान यादव समाज से आने वाले मोहन यादव को देने का फैसला किया। यादव वोट बैंक की ताकत और अखिलेश की परेशानी की वजह समझिए कि आखिरकार अब तक यादव वोटर के सहारे अखिलेश की सियासत की साइकिल यूपी में दौड़ती रही, मगर क्या इस एक फैसले से साइकिल पंचर भी हो सकती है? दरअसल कहा जाता है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता यूपी और बिहार से होकर ही गुजरता है। यूपी बिहार के पास है केंद्र की सत्ता की चाबी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 और बिहार में 40 सीटें हैं। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें होने की वजह से केंद्र की सरकार बनाने में प्रदेश की बड़ी भूमिका होती है। यहाँ ओबीसी वर्ग की जनसंख्या 54% है। 10% यादव समाज से ताल्लुक रखते हैं। वहीं बिहार में 14% लोग यादव समाज से आते हैं। यहाँ ओबीसी आबादी 63% है। यूपी में अखिलेश यादव की पार्टी का यादव समाज से जुड़ाव है, तो बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद की सरकार बनती रही है। साल 2024 में होने वाले लोकसभा और बिहार में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में यादव वोटर को साधने के लिए बीजेपी ने मध्य प्रदेश में यादव चेहरे को सीएम बनाया है। भाजपा संगठन ने ये संदेश दिया है कि पार्टी ओबीसी वर्ग में भी सभी समाज के लोगों को आगे लाना चाहती है। यानी बीजेपी ने मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर एक साथ कई निशाने साधे हैं। एमपी से सटे यूपी और बिहार में यादव वोटर काफी अहम भूमिका में हैं। यूपी में अखिलेश यादव की सपा सबसे बड़ा विपक्षी चेहरा है, तो वहीं बिहार में लालू यादव की पार्टी सत्ता में है। बीजेपी ने मोहन यादव को सीएम बनाकर यादव बहुल उत्तर प्रदेश और बिहार को भी साधा है। यहाँ यादव समाज से लोगों की बड़ी आबादी है। ऐसे में अखिलेश की टेंशन वाजिब है, क्योंकि कल तक MY फैक्टर के सहारे सियासत की गाड़ी चलाने वाले अखिलेश के लिए ये खबर किसी सदमे से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।
और यह वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट जल्द मिलने पर बयान दिया है, जिसके बाद एक बार फिर उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। राज्य सरकार जल्द इस कानून को धरातल पर लाने का विश्वास दिखा रही है, वहीं कांग्रेस इसे धामी सरकार की बयानबाजी बता रही है। इस पर ये रिपोर्ट देखिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चाओं ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने इस बयान से ये संकेत दे दिया है कि उत्तराखंड यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या अगर उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले यूसीसी लागू होता है तो इसका सीधा फायदा उत्तराखंड की 5 संसदीय सीटों पर भी बीजेपी की फतह सुनिश्चित कर लेगा, जिसको लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर यूसीसी पर बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि चुनाव के बाद समान नागरिक संहिता पर राज्य सरकार ने काम शुरू कर दिया था और इसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। जैसे ही समिति ड्राफ्ट राज्य सरकार को सौंपेगी, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, यूसीसी का काम इस विधानसभा चुनाव के उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव के संपन्न होते ही हमने उस पर काम करना शुरू किया था, क्योंकि ये हमारा उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमारा संकल्प था कि हम यूसीसी को लाएंगे और उसके लिए कमेटी बनाई थी। कमेटी ने अपना काम कर लिया है। जल्दी ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा और ड्राफ्ट मिलते ही जो आगे की प्रक्रिया है हम उसको पूरा करेंगे। सीएम धामी के इस बयान के बाद राजनीति एक बार फिर तूल पकड़ने लगी है। कांग्रेस राज्य सरकार को यूसीसी कानून विलंब होने के कारण घेरते हुए नजर आ रही है। वहीं बीजेपी कांग्रेस के आरोपों को निराधार बता रही है, यानी यूसीसी पर सियासी युद्ध जारी है। देखिए, यूसीसी को लेकर के धामी सरकार लगातार बयानबाजी कर रही है और बयानबाजी से आगे तो बढ़ ही नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी पहले भी कह चुकी है कि संविधान की भावना के अनुसार लोकसभा में ये बिल आना चाहिए, क्योंकि राज्य में इस बिल के लाने का औचित्य क्या है? आप बताइए ना, उत्तराखंड की बाउंड्री के बाहर ये बिल कहाँ प्रभावी होगा? और यहाँ भी आप केवल बयानबाजी कर रहे हैं। पहले जो है यूसीसी कमेटी की चेयरमैन कहती है कि हमने बिल सरकार को सौंप दिया, उसके बाद जो है आप समय बढ़वाते हैं और समय बढ़ाने के बाद भी सरकार कई बार कह चुकी कि जो है हम बिल ला रहे हैं, तो वो बिल है कहाँ? उसका मसौदा क्या है? उसका ड्राफ्ट कहाँ है? ये तो पब्लिक को पता लगना चाहिए ना। देखिए, कांग्रेस मुझे नहीं लगता कि कोई आधार वाली बातें करती है। लगातार निराधार बात करने के लिए अगर फेमस किसी को माना जाए तो वो कांग्रेस को माना जाएगा, क्योंकि सिर्फ हवाई बातें वो करती चली आ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस सिद्धांत पर चलती है कि किया है और करती रहेगी सिर्फ भाजपा। और उसी पर यूसीसी के लिए जो हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बोला है, जिस प्रकार से उन्होंने महिलाओं के 36 आरक्षण के बिल को बोला और उसको पारित करा, उसी प्रकार से यूसीसी को भी बोला और वो निश्चित तौर पे पारित होगा। जल्द ही पारित होगा। अभी चुनाव चल रहे थे, फिर उसके बाद अभी इन्वेस्टर्स मीट हुई है, इन सब चीज़ों में फिर सिलकियारा का कांड हुआ है, तो इन सब चीज़ों में लगातार बिजी रहते चले आए। ड्राफ्ट तैयार है, अभी वहाँ राज्य सरकार को सौंपा जाएगा। जैसे ही निकल कर बात आती है तो इस पर भी हम खरे ही उतरेंगे। अब सवाल ये है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों और केंद्र के भरोसे से क्या उत्तराखंड में यूसीसी की नैया पार हो जाएगी, या यूसीसी इन्हीं बयानबाजी और ड्राफ्ट के पन्नों में सिमट कर रह जाएगा? ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उससे पहले प्रदेश की जनता भी सरकार की तरफ आंखें खोलकर विधानसभा चुनावों में बीजेपी सरकार के किए वादे यानी यूसीसी कानून लागू होने का इंतजार कर रही है। अब देखना होगा क्या राज्य सरकार अपने वादों पर खड़ी उतरेगी। इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से तुषार गुप्ता की रिपोर्ट। वहीं दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सोनीपत से 2 जुवेनाइल शूटर्स को दबोचा है। इसके अलावा बाहरी दिल्ली के पुटखुर्द इलाके से हथियार सप्लाई करने वाले शख्स देवराज डवास को भी गिरफ्तार किया है। दिल्ली में जुवेनाइल गैंग एक्टिव है और इसका मामला जो है आप सीसीटीवी में देख सकते हैं कि किस तरीके से सामने आया है। क्राइम ब्रांच ने 2 शूटर्स को धर दबोचा है।
ग्रेटर कैलाश के पौष इलाके में एक घर में भयंकर आग लग गई। आग पहली मंजिल में लगी और तीसरी मंजिल तक पहुंच गई, जिसके थाने को जैसे ही इसकी सूचना मिली, तुरंत थाने के एसएचओ दल बल के साथ पहुंचे और सबसे पहले आग में फंसी सीनियर सिटीजन महिला और उनकी बेटी को खुद ही रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला और फायर विभाग को कॉल किया। फायर की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने में जुट गई, लेकिन तब तक आग अपना भयंकर रूप ले चुकी थी। बिल्डिंग से ऊंची ऊंची आग की लपटें उठने लगी और फिर महिला मंजिल से तीसरी मंजिल तक आग तक पहुंच गई। और वैसे पुलिस ने आग लगने के बाद गैस पाइप लाइन के कनेक्शन और बिजली को काट दिया था, लेकिन घर में छोटे छोटे सिलेंडर थे जो आग लगने के बाद ब्लास्ट हो गए। और अहम जानकारी सामने आ रही है। लोकसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक, सुरक्षा घेरा तोड़कर विजिटर गैलरी से कूदे 3 लोग। तो लोकसभा की सुरक्षा से जुड़ा मामला सामने आया है, जहां सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। सुरक्षा घेरा तोड़कर विजिटर गैलरी से 3 लोग कूद गए। लोकसभा की सुरक्षा से जुड़ा मामला है जिसमें बड़ी चूक देखने को मिली है। 3 लोग विजिटर गैलरी से कूद पड़े हैं और मामला लोकसभा से जुड़ा हुआ है, जहां सुरक्षा घेरा तोड़कर विजिटर गैलरी से 3 लोग कूद भागे। एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, जहां लोकसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। सुरक्षा घेरा तोड़कर विजिटर गैलरी से 3 लोग कूद गए। लोकसभा की सुरक्षा से जुड़ा मामला है जिसमें बड़ी चूक हुई है। सुरक्षा घेरा तोड़कर विजिटर गैलरी से 3 लोग कूदे और लोकसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली है। तो सुरक्षा घेरा तोड़कर विजिटर गैलरी से 3 लोग कूदे और लोकसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली है। आपके साथ ये तस्वीरें साझा कर रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि लोकसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। सुरक्षा घेरा तोड़ा गया है और विजिटर गैलरी से 3 लोग कूद पड़े। तो लोकसभा की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, जहां बड़ी चूक देखने को मिली है। 3 लोग विजिटर गैलरी से कूद पड़े हैं। सुरक्षा घेरा तोड़कर 3 लोग विजिटर गैलरी से कूदे। लोकसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली। सदन के अंदर उतर गए और हाथ में कुछ थी, उसे भारी भड़कम मतलब गैस निकलते थे और थोड़ा मतलब सदन के अंदर हमारे सारे एमपी जितने साथी हैं वो पकड़ लिए दोनों को। कोई सिक्योरिटी वाले नहीं, सारे एमपी उनको पकड़ लिए। तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स भी उनको बाहर निकल गए थे, निकाले। बाकी तो 2 बजे तक सदन अभी बंद है, एडजर्नमेंट कर दिए गए हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि आज सुबह हम सब मिलकर हमारी ये सदन की जो हमला हुई थी 2001 साल में, उन शहीदों को आज हम याद किए, पुष्पार्पण किए और आज ही नया सदन में इस तरीके की हमला हुई। हमला मतलब जो भी हो, लेकिन ये तो मुझे लगता है कि चूक तो है कहीं ना कहीं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।